नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और इस बुलेटिन का आगाज पंजाब की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जुड़ी हुई है इस समय की मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की लंच डिप्लोमेसी के साथ जुड़ी हुई। विधायकों और मंत्रियों को मनाने की कवायद। जी हां, जो नाराज चल रहे थे, जिनकी तरफ से बयान एक के बाद एक मीडिया में आकर दिए जा रहे थे, उनको मनाने की कवायद जारी है। और इन कोशिशों के बीच एक लंच डिप्लोमेसी हुई, यानी कि एक मीटिंग हुई है और बैठक में मुख्य सचिव पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाया गया है। सुखजिंदर रंधावा, राजा वड़िंग और परगट सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक्साइज पॉलिसी में घाटे की वजह के लिए अफसर जिम्मेदार हैं। और कैप्टन ने नाराज मंत्रियों और विधायकों को बुलाया था, उनसे बातचीत की है, मनाने की कोशिश थी। लेकिन इस बीच पेच कहां पर फंस रहा है? लग रहा है यही कि मुख्य सचिव पर लगातार कार्रवाई के लिए अब दबाव बनाया जा रहा है। खासतौर पर राजा वड़िंग जिस तरह से बोले हैं, मीडिया में ट्वीट कर करके उनकी तरफ से बयान दिए गए। और परगट सिंह तो बहुत खुलकर बोले कि अगर एक्साइज का डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के अधीन आता है तो फिर मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं, यहां तक उनकी तरफ से कह दिया गया था। लेकिन इस बीच सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान भी सामने आए। राजा वड़िंग के ट्वीट की झड़ी लगा दी गई थी राजा वड़िंग की तरफ से, और इस बीच परगट सिंह के बयान भी। ये जब सभी अपने इस तरह से बयान देने लगे या फिर सरकार को कटघरे में खड़ा करने लगे, तो फिर उसके बाद विरोधियों के पास मौका होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के सामने एक असमंजस की स्थिति कि कैसे बाहर निकला जाए। और वही एक कारगर हथियार हर बार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनाते हैं और लंच डिप्लोमेसी उनके लिए एक रख दी जाती है। तो कैप्टन ने नाराज विधायकों और मंत्रियों को बुलाया था और उसके बाद आपको बता दें कि मनाने की कोशिश और इस बीच मुख्य सचिव पर कार्रवाई की मांग। और आपको बता दें कि एक्साइज पॉलिसी में घाटे की वजह के लिए अफसर जिम्मेदार हैं। यही रंधावा, वड़िंग और परगट सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दावा करते हुए नजर आए। चलिए रुक करते हैं पंकज कपाही का मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा चंडीगढ़ से। पंकज, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि पूरी निचोड़ क्या निकाला जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि ये तीनों नाराज हैं और इनकी मनाने की जो कोशिशें लंच डिप्लोमेसी के जरिए हुई थी उसमें कुछ सफलता मिली है मुख्यमंत्री को? क्या कुछ आपके पास इस समय पूरी जानकारी, अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी साथ में जिक्र करें। देखिए गौरव, बात वहीं की वहीं खड़ी है, क्योंकि गुस्सा और नाराजगी किस बात को लेकर था? गुस्सा और नाराजगी इस बात को लेकर था कि चीफ सेक्रेटरी करण अवतार को हटाया जाए। जो एटीट्यूड प्री कैबिनेट की बैठक में चीफ सेक्रेटरी करण अवतार का रहा था, उसको लेकर नाराजगी थी। दूसरा नाराजगी इस बात को लेकर थी कि जो दूसरे राज्यों में एक्साइज पॉलिसी अगर प्रॉफिट में जा रही है, अगर दूसरे राज्यों में शराब की जगहों पर लाइनें लग रही हैं, तो पंजाब में एक्साइज पॉलिसी घाटे में क्यों जा रही है? इसकी मुख्य वजह चीफ सेक्रेटरी करण अवतार पर आरोप लगने थे। और यही बात आज बाकायदा तौर पर जो है लंच डिप्लोमेसी के दौरान मुख्यमंत्री से इन विधायकों की तरफ से की गई। दूसरी तरफ इनसे यह भी पूछा गया कि कुछ विधायक, कुछ मंत्री अलग से मीटिंग कर रहे हैं, क्या वो आपके साथ हैं या क्या आपसे वो अलग हैं? तो उनका कहना था कि सुखजिंदर रंधावा को मुख्यमंत्री ने इनविटेशन भेजा था, सुखजिंदर रंधावा को लंच के लिए भेजा था और उन्होंने वो हमें साथ लेकर गए। और हमने जो तमाम मसले हैं जो पार्टी के बाहर नहीं किए जा सकते, पार्टी के अंदर ही मसले रखे जा सकते हैं, क्योंकि कॉरपोरेशन करने की बात की गई थी कि एक्साइज पॉलिसी में कॉरपोरेशन लाया जाए, वो बात भी रखी गई, बरगाड़ी की बात भी रखी गई, लेकिन तमाम सारे जो मसले हैं वो रखे गए। मुख्यमंत्री ने कहा विचार किया जाएगा। विचार पिछले 3 साल में भी यही जो है हर बार इनको भरोसा कहीं ना कहीं मिलता है। और ऐसे में आगे एटीट्यूड क्या रहेगा, आगे इनकी नाराजगी विधायकों की, मंत्रियों की दूर होगी या लंच डिप्लोमेसी के जरिए मुख्यमंत्री ने ये खत्म कर दिए? ये आगे देखेंगे कि किस तरह से इनके जवाब या एटीट्यूड रहता है। फिलहाल चंडीगढ़ से अब ये तीनों विधायक और मंत्री जो हैं वो वापस अपने अपने शहर, अपने अपने इलाकों में जो हैं वो जा चुके हैं। और दूसरी तरफ जो दूसरे विधायकों की बैठक थी वो अभी खुलकर जो है वो नहीं बोले। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो खींचातान चल रही थी, चाहे चीफ सेक्रेटरी को लेकर हो या तमाम मसलों को लेकर कि मुख्यमंत्री बात नहीं सुनते, वो मुख्यमंत्री ने हल करने की कोशिश की। और ये भी पूछा गया कि लंच फीका रहा, तीखा रहा या मीठा रहा? तो राजा वड़िंग का साफ तौर पर कहना था कि हम पंजाब के मुद्दों को लेकर गए थे, हमारे जो मसले थे, हमारी जो फीलिंग थी, वो मुख्यमंत्री के सामने रखने गए थे और वो रखे हैं। जी जी
ठीक है पंकज, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। और लंच डिप्लोमेसी के जरिए कोशिश की गई थी कि किस तरह से मनाया जा सके, किस तरह से समझाया जा सके, किस तरह से इस पूरे विवाद को खत्म किया जा सके। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस लंच डिप्लोमेसी, इस मीटिंग के बाद सब कुछ ऑल इज वेल हो गया? क्या पंजाब में, खासतौर पर पंजाब कांग्रेस में सब कुछ विधायक या मंत्रियों को मना लिया गया है? लेकिन जो पिक्चर इस समय नजर आ रही है, इतना आसानी से ये चीजें सुलझ जाएंगी लगता तो नहीं। एक मीटिंग हुई है, हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और मीटिंग्स का दौर भी चले, लेकिन सवाल यही है कि इस बीच जब कोरोना काल है, इस बीच जब लोगों को मदद की दरकार है और इस बीच जब हर किसी की नजरें सरकार पर हैं, तो क्यों इस तरह से विवाद बढ़ रहे हैं या फिर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। हरियाणा से इस समय बड़ी खबर है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच बड़ा फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है कि दूसरे राज्यों के बीच बसें नहीं चलेंगी। हरियाणा के अंदर अंदर ही बसें चलेंगी, दूसरे राज्यों से बसें नहीं चलेंगी। बड़ी खबर आपको इस समय हम हरियाणा से जुड़ी हुई बता रहे हैं। कोरोना के खतरे के बीच हरियाणा सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है कि दूसरे प्रदेशों में अभी नहीं चलेंगी हरियाणा रोडवेज की बसें। गृह मंत्री की सिफारिश के ऊपर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से यह फैसला लिया गया है। परिवहन मंत्री और अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। परिवहन मंत्री और अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा गया है कि अभी राज्य के भीतर ही आप बसें चलाइए, बाहर के राज्यों में नहीं चलेंगी हरियाणा रोडवेज की बसें। दिल्ली सहित किसी भी प्रदेश में बसें नहीं जाएंगी, दूसरे प्रदेशों में भी हरियाणा में नहीं आएंगी रोडवेज की बसें। यानी कि अगर पंजाब में नहीं आ रही हरियाणा की बसें, तो पंजाब वाली बसें भी हरियाणा में नहीं जाएंगी। रुक करते हैं, मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंकित दुदानी, उनका रुख करेंगे। अंकित, जानना चाहेंगे क्या कुछ फैसला लिया गया है और इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इस समय ऐसी स्थिति हरियाणा को लग रही है कि दूसरे राज्यों से बसें आने जाने की वजह से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है, खासतौर पर दिल्ली से? बिल्कुल गौरव, इसमें कोई शक नहीं है कि हरियाणा अभी काबू के अंदर है और इसीलिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो ये बसें हैं वो अभी नहीं चलाई जाएंगी और दूसरे प्रदेशों के अंदर विशेष तौर पे ये बसें नहीं जाएंगी, वो चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो या दिल्ली हो। क्योंकि कल ही फैसला लिया था सरकार ने कि सारे प्रदेशों के अंदर बसें चलाई जाएंगी और खुद परिवहन मंत्री ने न्यूज 18 से हमारे से बात में ये बताया था कि सारी जगह बसें चलेंगी। लेकिन आज तुरंत ये फैसला बदल दिया गया है। आज गृह मंत्री अनिल विज ने जैसे ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद ये प्रस्ताव रखा कि ये बसें नहीं चलाई जाएं, क्योंकि बसों के अंदर से कौन आता है और किसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा और कौन कोविड पेशेंट है, कौन नहीं है और कितने लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा, ये सब बातें थी, ये सब मुद्दे थे और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि अगले आदेशों तक दूसरे प्रदेशों में कोई भी बस ना तो हरियाणा रोडवेज की जाएगी और ना ही वापिस आएगी। साथ ही जो एक कहीं ना कहीं जो आपस में असमंजस जरूर दिखा है, क्योंकि कल परिवहन मंत्री ने लेटर तक लिख दिया था दूसरे प्रदेशों को और अधिकारियों के द्वारा लेटर लिखवा दिया गया था कि वो अनुमति दें, लेकिन आज ही फैसला हरियाणा ने बदल दिया है। तो अब कहीं ना कहीं असमंजस अब क्लियर हुआ है और मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि अब दूसरे प्रदेशों में ना तो हरियाणा रोडवेज की कोई बस जाएगी और ना ही दूसरे प्रदेशों की कोई बस हरियाणा के अंदर आएगी। जैसे कि हिमाचल ने भी पहले भी फैसला लिया हुआ था, ऐसा ही फैसला हरियाणा ने अब बरकरार रखा है और कहीं ना कहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। हरियाणा के जिलों की अगर बात करें तो हरियाणा के जो 22 जिले हैं उनके अंदर बसें सुचारू रूप से चलेंगी और उनके लिए भी समय निश्चित किया गया है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए धन्यवाद। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं। क्या कुछ मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है? लॉकडाउन के समय पर जो दिशा निर्देश हमको एमएचए के मिले, उसमें सोशल गैदरिंग्स, रिलीजियस गैदरिंग्स ये भी बंद हुई। मंदिरों में भी जो लोगों का सामान्य आना जाना था वो भी बंद हुआ। नारायण सेवा में तो खलल पड़ा, लेकिन मुझे बताते हुए संतोष हो रहा है कि नर सेवा के माध्यम से हमने इस नारायण सेवा का संकल्प पूरा किया। जो गरीब लोग थे, मजदूर थे, उनकी हर प्रकार की सेवा करने के लिए लाखों प्रवासी मजदूरों को जो हरियाणा में कार्य कर रहे हैं, लॉकडाउन के कारण अपने मूल प्रदेशों में वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए हमने बसों का, ट्रेन्स का निःशुल्क व्यवस्था की। हरियाणा से हमने कुल 53 ट्रेन और 4,257 बसों के द्वारा 2 लाख से अधिक मजदूरों को उनके भाइयों तक पहुंचाने के लिए गंतव्य स्थान तक पहुंचाया।
पिछले 3 महीने के दौरान मजदूर भाइयों के लिए 600 से अधिक हमने शेल्टर होम्स ये भी चलाए, ताकि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। चाहे वो मजदूर पंजाब से आने वाला हो, राजस्थान और अथवा जम्मू कश्मीर से आने वाला हो, अथवा हिमाचल प्रदेश से आने वाला हो, गंतव्य स्थान उसका उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, लेकिन हरियाणा से होकर जाने वाले हर किसी मजदूर की चिंता ये हमने की है। हमने कभी प्रांत को अपनी सीमाओं तक बांधे नहीं रखा, बल्कि हर मजदूर ये हमारा भाई है। हमारा देश एक है, तो एक देश के नाते, एक भाइयों के रूप में हम लोगों ने उनकी सहायता के नाते सहायता की है। और इस समस्या का हल करने के लिए हमको जिस सीमा तक भी जाना पड़ेगा, हम उस सीमा तक जाएंगे। जैसा हमको विदित है कि 18 मई से लॉकडाउन में जो रियायतें दी गई हैं, उन रियायतों में बहुसंख्यक आर्थिक गतिविधियों की ये अनुमति दे दी गई है। हमारे बाजार भी एक सीमा के अंदर खुलने शुरू हुए हैं। हमारी कारखाने, हमारे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, उनको भी हमने खोला है। सेवाएं भी धीरे धीरे शनय शनय वो शुरू की जा रही हैं। तो इस प्रकार से एक प्रकार अर्थव्यवस्था की गाड़ी को अब हरी झंडी दे दी गई है, ताकि हमारे जो व्यवसायी हैं वो अपना काम पुनः प्राप्त करें और उनको सरकारी सहायता की जो भी आवश्यकता है वो भी हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। फिर भी जो लोग इस अर्थव्यवस्था की गाड़ी को चलाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, ऐसे लोगों की सहायता के लिए अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा पैकेज, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, इसकी उन्होंने घोषणा की है। और उस घोषणा के माध्यम से हम लोग अपने इस आत्मनिर्भर भारत के नाते से आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा के किसान, मजदूर, गरीब, व्यवसायी, उद्यमी इसी पैकेज का पूरा लाभ वो पाएं, इसके लिए हर संभव प्रयास हम लोग करेंगे। और इसके लिए कुछ योजनाएं भी हरियाणा सरकार ने बनाई हैं। उस पैकेज को ध्यान में रखते हुए कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसकी मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा हेतु ऋण लिया हुआ है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो इस वर्ष अपनी शिक्षा पूर्ण करने वाले हैं, अथवा जिन्होंने पहले लोन लिया है, अभी तक अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पाए हैं, अर्थात बैंकों में अपनी मूल राशि की वापसी उन्होंने अभी शुरू नहीं की है, ऐसे सब विद्यार्थियों के शिक्षा ऋण के लिए जो उनका ब्याज दिया जाता है, 3 महीने के इस ब्याज का भुगतान हरियाणा सरकार करेगी। इसमें लगभग 36,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और लगभग 40 करोड़ रुपए का लाभ ये उनको पहुंचेगा। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित किए गए जो मुद्रा लोन है, उसमें भी शिशु लोन इस नाते से एक बहुत बड़ी राशि की जो घोषणा की गई है, उसमें शिशु योजना में 50,000 रुपए तक के लोन की राशि इसको बैंकों के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऋण के लिए कोई कोलेट्रल ये नहीं लिया जाएगा और लगभग 5 लाख लोगों को 50,000 रुपये की कुल ऋण राशि ये हरियाणा सरकार बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराएगी। इस राशि के लिए 2% का ऋण, इसके ऊपर ब्याज, उसका माफ़ी जो है केंद्र सरकार की ओर से है। हमने ये तय किया है कि केंद्र सरकार के 2% के इस ब्याज की सहायता के साथ साथ हरियाणा तो मुख्यमंत्री की तरफ से बताया जा रहा है कि क्या कुछ कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं और इस बीच क्या कुछ कदम केंद्र की सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का रुख होगा, बात होगी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की। दिल्ली के कापसेड़ा इलाके में रहने वाले मजदूरों का सब्र अब जवाब देने लगा है। वो हरियाणा की सीमा में घुसना चाहते थे, रोका गया तो फिर बवाल हो गया और तस्वीरें जो सामने आई हैं परेशान करने वाली हैं। जी हां, गुरुग्राम के उद्योग विहार इलाके में जाने देने से रोकने पर मजदूर पुलिस पर भड़क गए। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया और पथराव की वजह से 5 पुलिसकर्मियों को चोटें लगी हैं। फिलहाल पुलिस ने मजदूरों को दिल्ली गुरुग्राम की सीमा से हटा दिया है। दरअसल गुरुग्राम के उद्योग विहार इलाके में काम करने वाले हजारों श्रमिक दिल्ली के कापसेड़ा इलाके में रहते हैं। वे काम करने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन गुरुग्राम पुलिस आदेश का हवाला देते हुए उन्हें रोक देती है, जिसके बाद आज इन लोगों का गुस्सा फूटा और उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और इस बीच कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। इस वक्त हम खड़े हैं गुरुग्राम के पालम विहार के उसी इलाके में जहां पर कि सुबह के वक्त में कुछ मजदूरों ने गुरुग्राम पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया।
ठीक आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये जो इलाका है ये दिल्ली का इलाका है और यहाँ से जो लोग हैं वो सुबह यहाँ से निकले थे गुरुग्राम आने के लिए, जो कि काफ़ी संख्या में थे। उनके बीच लेबर के भी कुछ लोग थे और कुछ लोग इस गांव के भी थे जो कि गुरुग्राम में आना चाहते थे। गुरुग्राम और दिल्ली की जो सीमाएं हैं वो सभी पिछले कुछ दिनों पहले सील कर दी गई थी, क्योंकि सीधे तौर पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच का जो रास्ता था उसमें ये कहा गया था किसी को भी अनावश्यक आने जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिसको भी कोई जरूरी काम होगा वो ही दिल्ली और गुरुग्राम के बीच सफर कर सकता है, जिसको लेकर के कई गाइडलाइंस जारी की गई थी। साथ ही ये कहा गया था कि अगर किसी को आवश्यक काम है तो वो अपना पास बनवा सकता है और हरियाणा में एंट्री की जा सकती है। लेकिन यहाँ से आज कुछ लोग जो है वो जबरदस्ती गुरुग्राम में आना चाहते थे, लेकिन जब गुरुग्राम पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने गुरुग्राम पुलिस के ऊपर ना सिर्फ पथराव किया बल्कि यहाँ पर काफी देर तक वो लोग हंगामा करते रहे और उसके बाद गुरुग्राम पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और उसके बाद उन सभी लोगों को यहाँ से खदेड़ा गया। ये जो आप देख रहे हैं इलाका, ये गुरुग्राम के पालम विहार का इलाका है, जहाँ पर कि गुरुग्राम पुलिस जो है तैनात है। यहाँ पर बैरिकेडिंग बाकायदा की गई है, लेकिन बिल्कुल साथ में दिल्ली का गांव पड़ता है और इसी रास्ते से ये सब लोग गुरुग्राम में आना चाहते थे। हालांकि दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर को सील किया गया था, जो कि मेन मुख्य जो 4 रास्ते हैं उनको, और उसी दौरान ये कहा गया था कि जो भी लोग आता है वो कम से कम आवश्यक पास लेकर के आए और अगर जरूरी काम है तो ही गुरुग्राम में आए है। लेकिन इसी अफरा तफरी में ना सिर्फ वो उस बस के लिए आए बल्कि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उन्हें गुरुग्राम में काम काज के लिए जाना है। लेकिन ऐसी कोई भी व्यवस्था गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से नहीं की गई थी कि कोई बस वहां से जा रही हो। एक झूठी अफवाह जो है वो फैली और उसके बाद ये लोग गुरुग्राम की तरफ कूच करने लगे और जब इन्हें रोका गया तो गुरुग्राम पुलिस को रोकने के लिए ना सिर्फ बल प्रयोग करना पड़ा बल्कि इन लोगों ने गुरुग्राम पुलिस के ऊपर पथराव किया, जिससे कि गुरुग्राम पुलिस के कई जवान घायल भी हो गए। हालांकि फिलहाल स्थिति जो है वो नियंत्रण में है और यहाँ पर पुलिस की और मौजूदगी बढ़ा दी गई है। कैमरामैन अशोक के साथ रणवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात होगी बस सर्विस की। जहां करीब 2 महीनों के बाद पंजाब में प्राइवेट और सरकारी बसें अब सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। आज से सरकार की तरफ से तय शर्तों के साथ बस सेवा को बहाल कर दिया गया है, लेकिन कुछ तैयारियों को लेकर दिक्कतें थी तो कुछ मुसाफिरों को लेकर। रिपोर्ट देखिए। करीब 2 महीने बाद पंजाब में बसों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी। सरकार की हिदायतों के बाद बुधवार को सुबह ही बस सेवा शुरू हो गई। ये बसें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक अपने निर्धारित रूट पर चलेंगी। लुधियाना बस स्टैंड पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए यात्रियों को टिकट मुहैया करवाई गई और मेडिकल टीम ने यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग के जरिए उनका टेम्परेचर नोट किया और मेडिकल टीम ने थर्मल स्कैनिंग के जरिए यात्रियों की स्क्रीनिंग की। इस दौरान रोडवेज की 3 बसें, जिनमें एक जालंधर, एक अमृतसर और तीसरी फिरोजपुर के लिए रवाना की गई, जबकि पीआरटीसी की 2 बसें बरनाला और मलेरकोटला के लिए भेजी गई। जा रही है पंजाब सरकार पक्षों ਜਿਹੜੀਆਂ मैं तमाम बसां शुरू कर दी ने ਜਿਹੜੀ मेन जरूरी है ने। लुधियाना शहर के इसलिए मैं बस स्टैंड उत्ते मौजूद है जिथे कि 8 ਦੇ करीब ਜਿਹੜੀਆਂ ने बसां अज रवाना की जाणगियां। पर पंजाब ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ परिषद दफ्तर के ਜਿਹੜੇ नुमाइंदे हैगे ने या फिर ਜਿਹੜੇ लुधियाना के प्रशासनिक अधिकारी हैगे ने उन्होंने साफ तौर पर कहना सीगा कि असी जिन्नी भी तमाम तैयारियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ पूरी मुकम्मल कर लीती गई ने। पर तैयारियां किहो जी मुकम्मल ने तुसीं देख सकते हो कि ਜਿਹੜੇ बस ड्राइवर ते कंडक्टर हैगे ने वो बस नूं सैनिटाइज कर रहे ने। सुबह सुबह बस अड्डों पर बस सर्विस शुरू तो कर दी गई, लेकिन तैयारी अधूरी दिखी। अमृतसर के बस स्टैंड पर तो बसें पहुंची ही नहीं। लोग सुबह 7 बजे से ही इंतजार कर रहे थे। इस वजह से लोग परेशान हो गए। अमृतसर के बस स्टैंड के इस वेले की हालात ने तुसीं देख सकते हो कि असी अमृतसर का जो मेन बस स्टैंड है उत्थे मौजूद है और कोई भी बस इत्थे फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। बहुत सारे लोग इत्थे जरूर नजर आ रहे हैं जिन्हां ने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। और 7 ਵਜੇ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਦੋਂ ਆਣੀ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਬਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ 7 ਵਜੇ